नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार से जुड़ी हुई, जहां एक बड़ी खबर इस वक्त मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी हुई आ रही है। पशुपति पारस और आरसीपी सिंह का मंत्री बनना तय हो गया है। आरसीपी सिंह और पशुपति पारस मंत्री बनेंगे। पीएम से मिले हैं पशुपति पारस और आरसीपी सिंह। आज शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और बिहार बीजेपी कोटे से नई टीम में किसी का भी नाम इस वक्त नहीं है। तो देखिए, हम आपको लगातार अपडेट भी दे रहे थे और एक अपडेट और आपको बता रहे हैं। पीएम से पशुपति पारस और आरसीपी सिंह मिले हैं और इन दोनों का केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री बनना अब तय माना जा रहा है। पशुपति पारस और आरसीपी सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की है और आज शाम 6 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और इन दोनों का नाम लगभग अब तय माना जा रहा है। हालांकि पहले तक कहा जा रहा था कि बिहार बीजेपी कोटे से सुशील मोदी का नाम है, लेकिन अब जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक बिहार के बीजेपी कोटे से किसी का भी नाम नहीं है शामिल। और देखिए, आरसीपी सिंह के मंत्री बनाए जाने के मायने को भी समझते हैं। आरसीपी सिंह का मंत्री बनना बताता है कि जेडीयू में नीतीश के बाद नंबर 2 पर वो ही है। कासम खास को मंत्री बनवाकर नीतीश कुमार ने पार्टी और सरकार में बैलेंस बनाया है। नीतीश कुमार ने स्वजातीय आरसीपी सिंह के मंत्री बनने से लवकुश समीकरण मजबूत होगा, ऐसा वो मानते हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू बीजेपी के बीच सेतु का काम भी करेंगे। ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं कि क्यों आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। और देखिए, पशुपति कुमार पारस को मंत्री बनाया जाता है तो इसके क्या मायने हैं, ये भी जरा हम आपको बताते हैं। तो पशुपति पारस के मंत्री बनाए जाने से साफ है कि पारस गुट असली एलजेपी है। पशुपति पारस को मंत्री बनाकर दलित समुदाय को साधने की कोशिश की गई है। चिराग को नीतीश ने करारा जवाब भी दे दिया, भी कहा जा रहा है। और नीतीश ने विधानसभा चुनाव में धोखे का बदला भी ले लिया है। पशुपति पारस को देखिए, संदेश पशुपति पारस की तरफ से चिराग को संदेश की राजनीति में दो नावों की सवारी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा देखिए, इन दोनों नामों की चर्चा ज्यादा हो रही है क्योंकि पशुपति पारस और आरसीपी सिंह पीएम से मुलाकात उनकी हुई और कहा जा रहा है कि इन दो नामों का मंत्री बनना तय हो गया। हमारे सहयोगी लगातार अपडेट भी दे रहे हैं। अमितेश दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़े हैं और पटना से हमारे ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमितेश आपके पास आएंगे। अमितेश, जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है मंत्रिमंडल विस्तार का, सब कुछ साफ होता जा रहा है। अब सिर्फ दो नामों की चर्चा हो रही है, पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह। और क्या अपडेट आपके पास है इनके अलावा? अमितेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिहार से बात करें तो आरसीपी सिंह है जेडीयू कोटे से। जी हाँ, बिल्कुल आवाज़ आ रही है हमारे पास। मैं यही बताना चाह रहा था, जो प्रधानमंत्री आवास में जितने भी लोग पहुंचे हैं वो उन सभी लोगों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाना है। चाहे बिहार कोटे से बात करें तो बिहार कोटे से जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह हो या फिर एलजेपी की तरफ से पशुपति नाथ पारस हो, दोनों लोगों का नाम सामने आ रहा है। दोनों अभी प्रधानमंत्री आवास में ही मौजूद हैं। दोनों का कैबिनेट मंत्री बनना लगभग तय है। इसके अलावा बात करें तो अलग अलग प्रदेशों के भी वही लोग शामिल हैं। प्रधानमंत्री आवास वही लोग पहुंचे हैं जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाना है। यानी राज्य मंत्री कौन बनेंगे, इन नामों पर अभी संभावनाओं के आधार पर खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी पर्दा उठना बाकी है। अभी कॉल नहीं गया है। चाहे जेडीयू के जो लोगों की बात करें उनसे बात करें या फिर दूसरे और भी लोगों से बात करें, तभी जितने भी लोग कैबिनेट मंत्री का शपथ ग्रहण करने वाले हैं वही पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास। और इसी कड़ी में बिहार से जो दो नाम हैं, पशुपति पारस और दूसरा आरसीपी सिंह, दोनों अभी प्रधानमंत्री आवास के अंदर हैं और दोनों का कैबिनेट मंत्री बनना तय माना जा रहा है। चलिए, दिवाकर भी जुड़े हुए हैं। दिवाकर, हालांकि जो कैबिनेट का विस्तार है वो दिल्ली में होना है, लेकिन बिहार में हलचलें तेज होंगी। सबसे बड़ी बात कि पशुपति पारस को बनाया जा रहा है मंत्री, और अगर ऐसा होता है वो मंत्री बनते हैं तो चिराग को लेकर शायद ये साफ हो जाएगा कि एलजेपी के असली हकदार जो या फिर जो है वो पशुपति पारस के पास ही एलजेपी का अधिकार है। ये साफ हो जाएगा तस्वीर। जी बिल्कुल, काफ़ी दिलचस्प हो गया है और ख़ास तौर पे एलजेपी की जो राजनीति है वो काफ़ी दिलचस्प हो गई है। 5 जुलाई को पोस्टरों से अटा पड़ा रहा पटना और पूरे बिहार में इसकी जो सियासी गर्मी है वो अपने सवाब पे था। और अब माना जा रहा है कि असली लड़ाई अब शुरू होगी जब पशुपति कुमार पारस कैबिनेट में जगह पा गए हैं और केंद्रीय मंत्री होंगे तो उनका मुकाबला चिराग पासवान को करना होगा। अब तक चिराग पासवान जो कुछ कर रहे थे उनकी लड़ाई
उनकी असली चुनौती अब होगी, क्योंकि पशुपति कुमार पारस केंद्रीय मंत्रिपरिषद में होंगे और सत्ता की राजनीति का आप असर जानते हैं कि किस कदर कार्यकर्ताओं और नेताओं पर चढ़ता है। तो पशुपति कुमार पारस अब किस तरीके से अपने जो एलजेपी धड़े की बात करते हैं, कहते हैं कि असली एलजेपी उन्हीं की है और लड़ाई में वही जीतेंगे। तो अब चिराग पासवान का जो संघर्ष होगा वो लंबा होगा। रही बात जेडीयू की, तो जेडीयू को इस नज़रिए से देखा जाना चाहिए कि जेडीयू की जो बात की जाती थी कि नीतीश कुमार की पकड़ ढीली हुई है। एनडीए में जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो लगातार चिराग पासवान कह रहे थे कि बीजेपी का आशीर्वाद उनको है, वो अपने आप को हनुमान बता रहे थे। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि बीजेपी किसके साथ खड़ी है, बीजेपी किसके साथ रिश्तों को अगले मुकाम पर ले जाना चाहती है, रिश्तों को कितना प्रगाढ़ करना चाहती है। 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और इसी के मद्देनजर सारी सियासत हो रही है। और सियासत में कई भावनाओं की जगह नहीं होती है। सियासत जो है काल परिस्थितियों के अनुसार चलता है, कौन से सामाजिक समीकरण साधने हैं, किन परिस्थितियों में कौन से पत्ते खेलने हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है। और यही वजह रही कि जेडीयू को तवज्जो मिली और जेडीयू में भी जो दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं आरसीपी सिंह और उनके पैरेलल अभी उपेंद्र कुशवाहा खड़े हैं, तो दोनों के बीच हिस्सेदारी नीतीश कुमार ने की है। अब संगठन का काम हो सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा के जिम्मे हो और सरकार में प्रतिनिधित्व यानी केंद्र की जो सरकार है उसमें जो जेडीयू की हिस्सेदारी है उसका प्रतिनिधित्व आरसीपी सिंह करे। तो बिहार में जो सियासत है वो गठबंधन की सियासत है बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी से सीधे किसी की हिस्सेदारी इस बार नहीं तय हो रही है, क्योंकि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश को ज्यादा तरजीह मिल रही है और जो राजनीतिक रूप से अभी जो प्रासंगिक है राज्य, चाहे वो आसाम हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, अन्य राज्य हो, राजनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण है, आगे जो काल और परिस्थिति होती है, अगर आगे जिन राज्यों की जरूरत होगी उस तरीके से प्रतिनिधित्व मिलेगा। अभी देखना है कि 28 जो बर्थ खाली है, क्या 28 के 28 मंत्री बन जाते हैं? अगर 28 के 28 मंत्री नहीं बनते हैं तो कुछ ना कुछ गुंजाइश होगी, उसको काल और परिस्थिति के अनुसार फिर बीजेपी और एनडीए उनको जगह देने की कोशिश करेगी। लेकिन सब कुछ समय की बात होती है और जो राजनीतिक रूप से प्रासंगिकता होती है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो माहिर खिलाड़ी है जिनको लेकर आप पूर्वानुमान नहीं कर सकते हैं। और इसकी बानगी यही है कि जब वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार कर रहे हैं तो आपको सटीक कोई जानकारी नहीं मिल सकती है। आप बॉडी लैंग्वेज से नेताओं के उनकी बैठकों से ही पता करते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। तो अब साफ होती जा रही है तस्वीर कि बिहार की सियासत किस ओर जा रही है, यानी कि अब एलजेपी के दो धड़े होंगे, उनके बीच संघर्ष होगा। चिराग पासवान संघर्ष करेंगे, संघर्ष किसका लंबा खींचेगा और कौन आखिरी दम तक टिका रहेगा, अब ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि उनको किनके साथ आगे बढ़ना है। अमितेश भी जुड़े हुए हैं। अमितेश, अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, दर्जन भर से ज्यादा नए मंत्री बनाए जाते हैं, तो कईयों का टिकट भी कट सकता है, ऐसा भी माना जा रहा है। क्या कोई संभावित नाम है जिनको हटाया जा सकता है मंत्री पद से? देखिए, अभी तक कोई संभावित नाम ऐसे सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि कुछ लोगों को ड्रॉप किया जा सकता है। आज सुबह 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, लेकिन उस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है, बैठक नहीं हुई। और प्रधानमंत्री आवास में बैठक चल रही है जिसमें कई लोग पहुंचे हैं ऐसे जिनके मंत्री बनना लगभग तय है, जो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। और कुछ जो पुराने ऐसे चेहरे हैं जो पहले से मंत्री थे, राज्य मंत्री हैं, उनका प्रमोशन हो सकता है। जैसे पुरुषोत्तम रुपाला की बात करें, नरेंद्र मोदी के खासम खास रहे हैं, राज्य मंत्री हैं अभी, लेकिन वो भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास। माना जा रहा है उनका प्रमोशन होगा, वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरह की तमाम चर्चाएं हैं कि फिलहाल जो भी प्रधानमंत्री आवास पहुंचा है, कुछ सिलेक्टेड लोग ही पहुंचे हैं और वही लोग पहुंचे हैं जिनको सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। जहां तक राज्य मंत्रियों का सवाल है, उन नामों को लेकर के अभी चर्चा नहीं हुई है। हो सकता है इसके बाद जब कैबिनेट मंत्री जिनको बनना है वो प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकलें, या अब उनके रहते ही हो सकता है कि अब आने वाले कुछ घंटों में उनको बुलाया जाए जो राज्य मंत्री बनेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल जो कैबिनेट मंत्री बनना है वही लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास में। अमितेश, क्या कुछ नाम चौंका सकते हैं करने को लेकर? क्योंकि अक्सर ऐसे फैसले, जब भी प्रधानमंत्री ने ऐसे फैसले लिए हैं, कई चौंकाने वाले फैसले लिए, चाहे विदेश मंत्री की बात हो या फिर कोई आईएएस ऑफिसर की बात हो, क्या किसी का नाम भी सामने आ रहा है? देखिए, निश्चित रूप से चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। कुछ युवा चेहरों को तरजीह दी जा सकती है और ज़्यादा यूथ को जगह मिलेगी, अलग अलग प्रोफेशनल्स को जगह दी जा सकती है, ये संभावना है। लेकिन बिहार के अगर संदर्भ में बात करें तो बिहार के संदर्भ में कोई बड़ा चौंकाने वाला नाम सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कोटे से पहले से ही 5 मंत्री हैं केंद्र में,
अगर 5 मंत्री पहले से हैं तो नए मंत्री बनने की किसी की भी संभावना अब धूमिल हो जाती है। दूसरी तरफ एलजेपी की बात करें तो एलजेपी कोटे से पशुपति पारस बन रहे हैं। भले ही उन्हें कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि जेडीयू के कहने पर या नीतीश कुमार के कहने पर ही पशुपति पारस को मंत्री बनाया जा रहा है, लेकिन वो भी एलजेपी के नेता हैं। एलजेपी संसदीय दल के नेता के तौर पर लोकसभा स्पीकर ने उन्हें मान्यता दी है, तो वो एलजेपी कोटे से ही मंत्री बनेंगे अगर ऑन पेपर अगर देखा जाए तो। दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं। तो बिहार में 2 बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं अभी, गिरिराज सिंह और रविशंकर प्रसाद। इसके अलावा आरसीपी सिंह और पशुपति पारस शामिल होते हैं तो 4 कैबिनेट मंत्री बिहार को मिल जाएंगे। इसके अलावा बाकी 3 और मंत्री हैं जो कि बीजेपी कोटे से हैं। एक स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री आरके सिंह और 2 एमओएस और हैं, नित्यानंद राय और अश्विनी चौबे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में मंत्रियों की संख्या ज़्यादा है। तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या इनमें से किसी को ड्रॉप भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक बीजेपी की तरफ से किसी नए नाम को शामिल नहीं किया जा रहा है। 2 लोग सामने आ रहे हैं, आरसीपी सिंह और पशुपति पारस, दोनों को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। ये बात लगभग तय हो चुकी है। और एमओएस को लेकर मैं फिर कहना चाहूँगा कि जेडीयू की तरफ से अगर किसी को एमओएस बनाया जाता है, अगर किसी एक व्यक्ति को एमओएस का या 2 को एमओएस बनाया जाता है तो उनके पास अभी तक फ़ोन नहीं गया है। सभी दिल्ली में बैठे हैं। जिन संभावनाओं पर चर्चा हो रही थी, जिन नामों पर चर्चा हो रही थी, चाहे संतोष कुशवाहा की बात करें या फिर अति पिछड़ा समुदाय से रामनाथ ठाकुर हों, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हों, दिलेश्वर कामत हों, सभी दिल्ली में हैं, लेकिन अब तक उनके पास कोई फ़ोन नहीं गया है। सब यही देख रहे हैं कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह प्रधानमंत्री आवास के अंदर हैं और उनको बाहर निकलने का इन नेताओं की तरफ से भी इंतजार हो रहा है कि शायद प्रधानमंत्री से जब बातचीत होगी तो बाहर निकलने के बाद उनके पास शायद उनके अध्यक्ष का या प्रधानमंत्री आवास से कहीं कोई कॉल आ जाए। बिल्कुल। दिवाकर, जैसे पहले जानकारी मिल रही थी कि 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं जेडीयू कोटे से और 1 राज्य मंत्री, लेकिन अब ये चर्चाएं थम गई हैं। जैसा अमितेश बता रहे हैं कि एमओएस बनाया जा सकता है। किन नामों की चर्चा है एमओएस को लेकर? अगर जेडीयू कोटे से भेजना पड़े तो कौन जा सकते हैं? देखिए, लगातार जो बातचीत चल रही थी उसमें ये चर्चा चल रही थी कि एक कैबिनेट अगर बनते हैं तो उनके साथ एक एमओएस या दूसरे एमओएस भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो मुलाकात हुई है उसको ही आधिकारिक तौर पे देखा जाना चाहिए। अभी तक प्रधानमंत्री की जो मुलाकात हुई है और बिहार से 2 बड़े नेताओं की जो मुलाकात हुई है उसमें पशुपति कुमार पारस जो एलजेपी के संसदीय दल के नेता हैं, अभी फिलहाल अपने गुट के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरसीपी सिंह, उनकी मुलाकात हुई है। इसके अलावा अगर किसी नेता की मुलाकात होती है तभी ये संकेत माना जाएगा कि उनको भी मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। अगर कैबिनेट के ही सभी सदस्यों को बुलाया गया है और कैबिनेट मंत्री का ही फेरबदल में उनको शामिल किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा रहा है, तो कैबिनेट के जो नेता है वो लगातार प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और मंत्रणा हो रही है। लेकिन अब एमओएस की बात है तो एमओएस में जो नाम चल रहे थे लगातार कि अगर एमओएस की गुंजाइश होगी तो कहीं ना कहीं एमओएस में दिलेश्वर कामत आ सकते हैं, चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी आ सकते हैं या रामनाथ ठाकुर आ सकते हैं। रामनाथ ठाकुर जो दिल्ली में मौजूद हैं, देर रात जो है संतोष कुमार कुशवाहा भी गए हैं, लेकिन संतोष कुमार कुशवाहा जो लगातार बातचीत कर रहे थे लेकिन उनको अभी तक कोई संपर्क नहीं किया गया था। तो इसलिए हमारी जो बातचीत चल रही थी तमाम नेताओं से, चाहे वो दिलेश्वर कामत हो, चाहे रामनाथ ठाकुर हो, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी हो, उनसे यही बातचीत चल रही थी कि उनको कॉल आया है या नहीं आया है। आखिर तक उन्होंने कंफर्म नहीं किया कि उनको कोई कॉल आया है। तो अब ये साफ हो गया है कि अभी तक जो 2 नेता तस्वीर में है, जिनकी साफ साफ तस्वीर है, जो धुंधली तस्वीर है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह ही केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह पाते दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो देखिए अमितेश भी जुड़े हुए हमारे साथ। अमितेश, दिवाकर जैसा बता रहे हैं उसके मुताबिक 2 नामों की तय है, 2 नाम जो बिहार से हैं। सामाजिक समीकरण को जोड़ने की बात भी कही जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 2024 में जहां जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन पर ज्यादा फोकस है। तो जाहिर सी बात है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा मंत्री ये मान लिया जाए कि वहीं से बनाए जाएंगे। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव सामने है। अगले साल फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी के लिए यूपी सबसे अहम है। बीजेपी ने पिछली बार 3/4 से भी ज़्यादा बड़े बहुमत से जीत हासिल की थी। इस बार देखा जाए तो बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में आप देखें छोटे छोटे कई जो क्षेत्रीय दल हैं उनको महत्व दिया जा रहा है। पिछली बार अनुप्रिया पटेल 2019 में उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। इस बार अभी प्रधानमंत्री आवास के अंदर हैं अनुप्रिया पटेल, माना जा रहा है उनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलेगी और सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। दूसरी तरफ बात करें अगर निषाद पार्टी के नेता, तो उनकी बात चल रही है तो छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल हैं उनको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग जो
समुदाय के लोग हैं बीजेपी कोटे से, चाहे राजभर समुदाय की बात करें, सकलदीप राजभर की बात सामने आ रही है, उनके नाम की चर्चा हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग समुदाय के लोगों को भी, जो कि ओबीसी से होंगे, ईबीसी से होंगे या दलित महादलित समुदाय के लोग भी होंगे, तो उन लोगों को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी जा रही है। ब्राह्मण कोटे से भी मंत्री बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। तो तमाम सामाजिक समीकरण को और तमाम क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि पूर्वांचल से कौन है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कौन है, अवध क्षेत्र से कौन है, बुंदेलखंड से कौन है, रुहेलखंड से कौन है। तो अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग कास्ट वाइज, अलग अलग समुदाय वाइज अगर देखा जाए तो बीजेपी ने तय किया है और उत्तर प्रदेश के नए मंत्री बनाए जा रहे हैं, खासतौर से विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। इसके अलावा बात करें बिहार के संदर्भ में, तो बिहार में 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा, वह उसके पहले बिहार में कोई चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव भी हाल ही में संपन्न हुआ है। इसलिए बिहार में बीजेपी अपने नए मंत्री नहीं बनाएगी, हाँ अपने सहयोगी दलों के लोगों को शामिल कर रही है और 2 कैबिनेट में जगह जो दी जा रही है, एक तो रामविलास पासवान के भाई को, पशुपति पारस को, चूंकि दलित समुदाय के थे रामविलास पासवान, तो उनकी जगह पर भाई बन रहे हैं, यानी एक दलित समुदाय के व्यक्ति केंद्रीय कैबिनेट में आ रहा है, और दूसरी तरफ ओबीसी समुदाय के हैं, कुर्मी जाति से आते हैं आरसीपी सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो दोनों तरफ से देखा जाए तो एक सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश हो रही है एनडीए की तरफ से। अगर एनडीए की तरफ से बात करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो 5 मंत्री हैं उसमें नित्यानंद राय ओबीसी समुदाय के हैं, इसके अलावा बाकी सभी मंत्री सवर्ण समुदाय के हैं, चाहे गिरिराज सिंह की बात करें, सुनील चौबे की बात करें, रविशंकर प्रसाद हो या फिर आर.के. सिंह हो। तो इस लिहाज से बीजेपी अपने साथ साथ जो दोनों सहयोगी हैं, उनके जो दोनों सीटें हैं, चाहे आरसीपी सिंह और पशुपति पारस की, उनके बहाने भी सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। तो निश्चित रूप से जो केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, नए लोगों को इंक्लूड किया जा रहा है, उससे 2024 के जो तमाम लड़ाई है, 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक सामाजिक समीकरण भी बनाने की कोशिश हो रही है, ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर संदेश दिया जा सके। बिल्कुल दिवाकर, जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारे पद खाली मंत्री पद के और तमाम पदों को भरना शायद अभी संभव नहीं है, तो क्या यह मान लिया जाए कि बिहार में चुनाव अभी हाल में नहीं है, तो कुछ पदों को, चलिए एक जानकारी दे दे। सीएम आवास में मीटिंग, पीएम आवास में मीटिंग खत्म हो गई, तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए एक एक कर लोग जो निकल रहे हैं यहां से, और ये वो लोग हैं जो संभावित मंत्री हैं, जब इनका मंत्री बनना अब तय हो गया है। पीएम से मिले हैं ये भावी मंत्री और यहां से निकल रहे हैं, क्योंकि शाम में मंत्रिमंडल विस्तार होना है और उसके बाद अपनी तैयारी भी करनी होगी। तो मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो मंत्री हैं वो संभावित मंत्री मिलने पहुंचे थे, और इसी में पशुपति पारस और आरसीपी सिंह भी शामिल हैं। बिहार से इनका मंत्री बनना तय माना जा रहा है। पशुपति पारस एलजेपी कोटे से, जबकि आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे, तय हो चुका है। देखिए एक एक तमाम जो नेता हैं, जो संभावित मंत्री हैं, वो पीएम आवास से निकलते हुए जमावड़ा लगा हुआ है प्रेस वालों का, देखिए मीडिया वालों का, और यही वो लोग हैं जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। शाम 6 बजे का वक्त तय किया गया है, जब कैबिनेट का आज विस्तार होगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, और ये तमाम लोग उसमें जगह पाएंगे ऐसा माना जा रहा है। और कई युवा चेहरे भी होंगे जो चौंका सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। लेकिन बिहार से 2 नामों की चर्चा सबसे ज्यादा, और इनका मंत्री बनना बिल्कुल तय हो गया है। पशुपति पारस, जो पारस गुट के, एलजेपी गुट के अध्यक्ष भी हैं, इनका देखिए आरसीपी सिंह। ऐसा है, आप लोग कुछ देर वेट करिए ना, आप लोग कुछ देर वेट करिए। नहीं, आप प्रधानमंत्री आवास गए, आज शाम को मंत्री पद की शपथ आप ले रहे हैं ना, ऐसा कुछ देर वेट करिए ना। मतलब आप मीटिंग में कुछ खबर आने वाली है, कुछ देर मैसेज देने की कोशिश की, कोई विजन सामने रखा, ऐसा है, कुछ देर वेट करिए अभी, तब सब क्या जेडीयू में आपके अलावा कोई एमओएस बने, राज्य मंत्री भी बने? देर वेट कर लीजिए ना, बस हो जाएगा। अच्छा एक सवाल या कुछ मामला फंसा है सर आरसीपी सर? क्या कोई मामला फंसा नहीं है, सब क्लियर। तो कितने लोग मंत्री बनने हैं जेडीयू से आपके अलावा, अगर बात करें तो? बताया ना कि कुछ देर धैर्य रखिए। सर एक सवाल ये कि आपके काम कर रहे थे आप, चूंकि आपके अलावा जो चर्चा है, आपके अलावा चर्चा है सर, कोई और आ सकता है? तो देखिए आरसीपी सिंह कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, लेकिन कुछ शायद बोलना नहीं चाह रहे, पत्ते नहीं खोलना चाह रहे, लेकिन चेहरे पर शिकन नहीं है। शायद उन्हें भी पता है कि उनका मंत्री बनना तय है, लेकिन जब तक मंत्री पद की शपथ नहीं लेते तब तक शायद कुछ भी नहीं कहेंगे। लेकिन आरसीपी सिंह के चेहरे से, उनके बोलने के भाव से बहुत कुछ पता चल रहा है, और साफ साफ कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए, बहुत कुछ पता चल जाएगा। इसके बारे में अभी इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरसीपी सिंह पहुंचे हैं अपने घर, यहाँ पर जो स्वर्ण जयंती सदन में उनका आवास है, यहाँ पर पहुंचे हैं, और प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं, सीधे अपने घर पहुंचे हैं। बैठक जो खत्म हुई है, लेकिन आरसीपी सिंह कह रहे हैं थोड़ी देर और वेट कर लिए।
जब ये सवाल किया गया उनसे क्या जेडीयू शामिल हो रही है, तो निश्चित रूप से उसमें ये जरूर कह रहे हैं कि शामिल हो रही है, लेकिन थोड़ी देर और इंतजार करने की बात कर रहे हैं। कितने लोग और शामिल होंगे इनके अलावा इस बारे में कुछ और खुलासा नहीं कर रहे हैं। अमितेश, आरसीपी सिंह कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा था? माथे पर शिकन नहीं थी क्या? मान लिया जाए कि उनको भी पता है कि अब उनका मंत्री बनना तय हो गया है। लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो कह दिवाकर हमारे साथ जुड़े। दिवाकर, आरसीपी सिंह अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि उनका मंत्री बनना बिल्कुल तय हो गया है। क्या कुछ चल रहा होगा इस वक्त? क्या वो बताना नहीं चाह रहे, फिर शाम का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, शपथ ग्रहण की जो आधिकारिक बात होती है, शपथ ग्रहण के बाद ही अक्सर जो सदस्य होते हैं वो कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं। शपथ ग्रहण के बाद ही कुछ बोलते हैं, शपथ ग्रहण के पहले कुछ भी बोलने से परहेज करते हैं। तो आरसीपी सिंह का जो बॉडी लैंग्वेज है, आरसीपी सिंह खुश हैं और आरसीपी सिंह जिस तरीके से जेडीयू के शामिल होने की बात की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन संख्या क्या होगी और कौन कौन से लोग शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, कौन कौन से लोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हिस्सा होंगे, इस बात पर वो बहुत कुछ खुलासा नहीं करना चाहते हैं। तो ज़रूर कुछ न कुछ बात है और वो सारी बातें धीरे धीरे जब 5 बजे धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन सभी जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संभावित चेहरे शामिल होंगे और राष्ट्रपति भवन पहुंचना शुरू करेंगे, उससे ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन से लोगों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जगह मिल रही है। कुछ लोग अतिथि के तौर पर भी शामिल हो सकते हैं, उस शपथ ग्रहण समारोह के गवाह बन सकते हैं। तो कुछ जो सहयोगी पार्टियां होती हैं उसके प्रमुख नेताओं को इनवाइट किया जाता है। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल है तो राष्ट्रपति भवन में ज़्यादा जो सामान्य दिनों की तरह लोग नहीं होंगे, जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। इस बार जो है काफ़ी जो है सादे समारोह के रूप में जो है राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा और कोरोना प्रोटोकॉल के सारे जो है नियमों का ख्याल रखा जाएगा। तो इसलिए हम ज़्यादा अतिथियों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने वाले संभावित चेहरों के साथ साथ राष्ट्रपति भवन में कुछ अतिथि भी होंगे जो इस पूरे समारोह का गवाह बनेंगे, शपथ ग्रहण समारोह के साक्षी बनेंगे। जी दिवाकर, अगर हम आरसीपी सिंह की बात कर रहे हैं तो आरसीपी सिंह को यह मान लिया जाए कि इनाम मिला है नीतीश कुमार के सबसे करीबी होने का, विश्वास पात्र होने का, क्योंकि ब्यूरोक्रेट से उनको सांसद बनाया गया, पार्टी का जिम्मा सौंपा गया और अब कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी साफ हो गई है कि अगर नीतीश कुमार के बाद कोई है उनका सबसे करीबी तो वो आरसीपी सिंह है। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय राजनीति में जब नीतीश कुमार थे वहीं से उनकी मुलाकात हुई थी आरसीपी सिंह से। यूपी कैडर के वो आईएएस ऑफिसर हुआ करते थे और कुछ राजनीतिक पंडित हैं और जानकार हैं, वो ये बताते हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा से जब नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी और नीतीश कुमार के अच्छे संबंध थे बेनी प्रसाद वर्मा से, लगातार वो मिलते थे। यूपी के कद्दावर समाजवादी नेता थे बेनी प्रसाद वर्मा, तो उनके जरिए ही आरसीपी सिंह की मुलाकात हुई थी। पहला परिचय उनका आरसीपी सिंह का ब्यूरोक्रेट्स के रूप में जब वो काम कर रहे थे, बेनी प्रसाद वर्मा के सहयोगी थे। और ये तस्वीर भी साफ हो गई कि दूसरे नंबर के जो भी जेडीयू में बड़े नेता हैं वो आरसीपी सिंह। अमितेश भी जुड़े हमारे साथ। अमितेश, आपकी बात हुई है आरसीपी सिंह से, भले ही वो कुछ ना बोल रहे हो, लेकिन बहुत कुछ उनका बॉडी लैंग्वेज कह रहा था। आपको क्या लगा? क्या उन्हें पता है कि वो मंत्री बन रहे हैं या फिर कुछ और बातें भी उनके चेहरे से झलक रही थी? देखिए, आरसीपी सिंह के बातों से लग रहा है कि वो मंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, कोई नकारात्मक बात उन्होंने नहीं की। उनकी बातों से बिल्कुल लग रहा है जो उन्होंने कल कहा था वही बात लगभग आज कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा था कोई डाउट है क्या, जब मैंने सवाल खड़ा किया था क्या आप मंत्री बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कोई डाउट है क्या, उन्होंने इस तरह से कहा। तो कल से लेकर के आज तक जो उनका बॉडी लैंग्वेज है उसमें बिल्कुल साफ है। वो कह रहे हैं कुछ देर इंतजार कीजिए, और लेकिन खुलकर ये नहीं बता रहे हैं कि जेडीयू में उनके अलावा भी कौन मंत्री बनेगा, कोई राज्य मंत्री बनेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास गए हैं, प्रधानमंत्री से उनकी बात हुई है, उसके बाद लौटे हैं, तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई होगी क्या उनके अलावा कोई मंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। ये तस्वीर बिल्कुल अब साफ हो चुकी है, लेकिन आरसीपी सिंह अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, इंतजार करने की बात कर रहे हैं। तभी जो सिचुएशन है फिलहाल मैं वही कहूंगा, जो चीजें सामने निकल कर आ रही हैं, जो दिख रहा है, इंतजार करने को कह रहे हैं और हम भी इंतजार करेंगे। अमितेश, आप दिल्ली में नजर बना के रखें और दिवाकर आप बिहार की हलचल पर नजर बना के रखें। इस बड़ी खबर पर हम लगातार अपने दर्शकों को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।